हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। तो इस सेशन में हम द पंडित्स का फ्री वीकली लाइव मॉक टेस्ट जो कि सैटरडे संडे को लाइव होता है उसका मॉक टेस्ट नंबर 3 डिस्कस कर रहे होंगे। मैथ्स के सभी क्वेश्चंस। इसमें मैथ्स के मुझे 4 सवाल बढ़िया लगे। बढ़िया हम कैसे डिसाइड करते हैं कि यार या तो टाइम 1.5 मिनट से ज़्यादा लगा हो बच्चों को या फिर 50% से कम बच्चे उसे सही कर पाए हो। और भाई ये याद रखना, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको चीज़ें करा रहा हूँ। तो हमने क्या किया, ये जो बढ़िया सवाल है इसको वीडियो के एंड में रखने की कोशिश करी है, एंड में रखा है ना। कभी जो है इनको साथ में भी ले लेंगे, क्योंकि कई बच्चे कहते हैं सर हमें सारे सवाल नहीं देखने, तो कभी हम पीछे डाल देते हैं, है ना। वैसे बेटर तो यही है कि सीक्वेंस में करें, तो आगे से सीक्वेंस में कर लेंगे। मेन थिंग इज लर्निंग। आपको हमेशा ये सेशंस देके कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिलेगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भाई मैं वो चीज बता रहा होता हूँ जो एग्जाम में प्रैक्टिकली की जा सकती है। ज्यादा ट्रिक्स वगैरह पे हम फोकस नहीं करते। अगर आपने प्रीवियस 2 मॉक्स देखेंगे तो ये बात जानी होगी। नेक्स्ट थिंग इज, कभी भी यार ये ना बोला करो कि अरे ये पेपर तो हलवा था, फलाना था। वो यही बच्चा बोल सकता है, उसी को ये मैं अधिकार दे रहा हूं जिसकी परसेंटाइल 95% से ऊपर है। इस पे फोकस करो ना आप। पेपर जो होता है वो कितना भी इजी हो, क्या आपकी परसेंटाइल 90% अबव आ रही है? पेपर कभी आसान भी आए, कभी मुश्किल भी आएगा, ठीक है। तो उनके लिए ये मुश्किल सवाल एकदम एंड में डाल दिए जाते हैं। बाकी कभी अगर मैथ्स पेपर इस तरीके से ये मॉक बनाए जाते हैं, कभी मैथ इजी है तो इंग्लिश में से, रीजनिंग, जीके में से कोई थोड़ा मॉडरेट या अबव मॉडरेट होगा। तो आप केवल सिंगल, एक तो अगर आपकी मैथ्स अच्छी है तो हो सकता है आपको मैथ्स इजी लगे, तो केवल एक सेक्शन वाला मॉक मत दो, ठीक है भाई। बात क्लियर है? पूरा दो। और बाकी कभी पेपर आसान आ जाता है, कभी मुश्किल। अभी 4 सवाल अच्छे, कल को 8 होंगे, 10 होंगे, 6 होंगे, ठीक है। तो अपने परसेंटाइल पे फोकस करना यार, ये बेस्ट सजेशन मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है। आ जाइए, तो बिना विलंब के शुरुआत करते हैं। बाकी अगर आपने कोई किताब नहीं ली है तो आपने इस बार भी टॉपर CHSL के टॉपर की वीडियो देखी होगी, उसने भी किरण रेफर करी थी। तो किरण की आप प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज वाली किताबें रेफर कर सकते हो। वन ऑफ द बेस्ट बुक्स ये होती हैं। TCS के लास्ट 5 साल के इसमें सवाल रहते हैं और सारे ही चैप्टर्स में जो क्वेश्चन होते हैं वो टाइप वाइज फॉर्मेट में होते हैं, जैसे कि मैं बताता हूँ। याद रखना, हमेशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वाली किताब लेना, और कोई किताब मत ले, क्योंकि यहां से आपकी बेस्ट प्रैक्टिस होगी, ठीक। आ जाइए, बिना किसी विलंब के सवालों पर आते हैं। क्या कह रहा है? sec 60 माइनस दिस इंटू दिस। यहाँ सबकी मेरे को वैल्यू पता है, केवल वैल्यू पुटिंग करनी है। तो sec 60 कितना हो जाएगा आपका 2, माइनस में sin 30 हो गया आपका हाफ, कोसेक 45 होता है √2, तो √2 का स्क्वायर हो गया 2, तो 2 माइनस हाफ 3/2, 3/2 इंटू में 2, 3। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू इतनी है, ए प्लस बी की वैल्यू इतनी है, तो इसकी वैल्यू बताओ। क्या हमने प्रीवियस मॉक्स में ये बात डिस्कस करी थी कि अगर वो इफ कहता है, जब भी फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, सीधे आपको पता है हाँ यार ये एक फॉर्मूला होता है, तो आप यहाँ पे वैल्यू सोचने की कोशिश मत करो कि यार ए और बी की वैल्यू 10 और 2 हो सकती है क्या। मैंने आपको बताया था कि 90% क्वेश्चंस में आज की डेट में आप वैल्यूज नहीं ढूंढ सकते हो, वो इमेजिनरी वैल्यूज होती हैं कि अगर ऐसा हो तो। यहां पर हम 12, 13, 14 कुछ भी रख के इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। वो कुछ भी पूछ सकता है, यहाँ पे 10 भी दे सकता है, 12 भी दे सकता है, कुछ भी। वो वैल्यूज हमें नहीं मिलेंगी उसने, क्योंकि यहाँ पे देखो इफ लिखा है, फॉर्मूला से इसे करेंगे। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है? ए प्लस बी यानी कि 12 इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में ए बी, जो कि हमें कितना दिया है? 132 दिया हुआ है। अब ये बुक्स में हमें फॉर्मूला दिखता है। अब इसी को हम क्या लिख सकते हैं यार? ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिख दिया मैंने, है ना। ये मैं उनको बता रहा हूं जिनने अभी अलजेब्रा ढंग से नहीं पढ़ा है। तो इसका मतलब तो ये हो गया, लेकिन हमारा फॉर्मूला क्या है? माइनस का ab, यानी इसमें से मैं अगर माइनस कर दूं 3ab तो ये बन जाएगा, यानी -3ab। ये हो गया इज इक्वल टू 132। तो अगर आप यहाँ पे देखो उसने यही पूछ रखा है ना। अदरवाइज अगर ये नहीं पूछा होता, यहाँ पे 4ab 5ab होता तो हम ab की वैल्यू निकाल लेते, a प्लस बी की वैल्यू पता है, ab की वैल्यू निकाल लेते, वो यहाँ पुट कर देते। तो कुछ भी वो चेंज कर सकता है। यही पूछ लिया, ठीक है, तो सीधे 12 से इसको डिवाइड कर दोगे, 12 1 जार 12 बचा आपका, अच्छा 12 से जाएगा 11 बार, ठीक है, खत्म। नेक्स्ट पे आ जाओ। 4 टाइम्स ऑफ अ नंबर इज 104 मोर देन ये। क्या कह रहा है? इक्वेशन बनानी पड़ेगी, x का यूज करना पड़ेगा। 4 टाइम्स 4 गुना किसी संख्या का इज यानी बराबर है
एक संख्या का 4 गुना संख्या के 4/4 से 1/4 से इतना अधिक है, यानी ये जो है 105 अधिक है किससे? उस संख्या के 1/4 से। 1/4x यानी x/4 कह सकता हूं ना मैं। तो अब देखो अगर मैं यहाँ पे एलसीएम ले लूंगा तो ये कितना हो गया, 4 से मल्टीप्लाई करोगे हो जाएगा 420। एग्जाम में इस तरीके से करेंगे, 4 यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 16x, x आके माइनस होगा 15x, x की वैल्यू कितनी होगी 420 को 15 से डिवाइड कर दो बस। तो 15 दूनी 30 बचा 120, 15 अट्ठे 120। तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी, सही है। आगे बढ़िए। अब बाय सेलिंग एन आर्टिकल, किसी वस्तु को इतने पर बेचने पर मुझे इतने % का लाभ होता है। अगर मैं उस वस्तु को इतने का बेचूं तो बताइए मुझे कितने % का प्रॉफिट होगा। अब यार यहाँ पर तुक्का भी मार सकते हो लेकिन मत मारो। जैसे 15.5 है तो इससे अधिक होगा, ये होगा नहीं, 16, 17, 18 ऐसे कुछ है, ये वैल्यू आसपास है, तुक्का नहीं मारेंगे। कई बार दिखा देते हैं, सिखा देते हैं यूट्यूब पे तुक्का मारना नहीं। आ जाओ। अब यहाँ पर इस सवाल को बच्चे 2 तरीके से करेंगे। ये सवाल बहुत रिपीटेड है तो इसको फास्ट कैसे कर सकते हैं मैं आपको वो समझाऊंगा। पहला बेसिक तरीका जो आप में से कईयों ने लगाया है वो ये है, आपने यहाँ पर सीपी निकाला। कैसे कि देखो 3465 सेलिंग प्राइस है, तो ये जो है 15.5। अब इसको कई बच्चे फ्रैक्शन वगैरह में कर रहे हैं, मत करो, बहुत लेंदी हो जाएगा फालतू में। तो यानी ये जो है 115.5% की वैल्यू है ना भाई। 100 रुपए की अगर चीज है तो वो 15.5% फायदे पे बेची जा रही है, इतने % की वैल्यू होगी। तो 100% की कितना, या 100 की वैल्यू कितना, ये सीपी हो गया। चाहे तो परसेंटेज हटा दो। अभी इसको सॉल्व मत करो, चिंटू सॉल्व करने लग जाता है। मैं हमेशा कहता हूं सिंप्लीफाई करो। ये क्या आ गया, सीपी। अब उसने बोला है कि यार इतने रुपए में हम इसको बेच रहे हैं, 3480 रुपए में हम इसको बेच रहे हैं, तो फायदा नुकसान क्या होगा। तो यार आप या तो ये है इसका रेशियो ले लो, ये कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है, जो कट सकता है या तो काटो। लेकिन अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने लगते तो कोई वैल्यू आ जाती है। लेट अस सपोज, मुझे नहीं पता, मैंने माना 3000 आ गई, मान के चलो। तो वो क्या करेगा, अब ये 3000 रुपए की चीज इतने में बेची, अब यहाँ पे 480 बटा 3000 इंटू में 100 करके सॉल्व करेगा। ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस है, इसको शॉर्ट कर सकते। देखो कैसे, देखो मैंने कोई चीज मान लो 10% के प्रॉफिट पर बेची, मैंने कोई चीज जो है 10% के प्रॉफिट पर बेची, यानी अगर मैं मानूं कि मैंने वो चीज 100 रुपए की खरीदी थी तो कितने की बेची, 110 की। इसी तरीके से कोई चीज मैंने 20% के प्रॉफिट पर बेची, तो यानी मैंने वो चीज कितने रेशियो की बेची, 120 की बेची। समझ पा रहे हो। ऐसे ही ये जो 3465 ये कितने रेशियो की वैल्यू बताओ। तो आपने ये तो यहां पर भी बता दिया था इतने की वैल्यू है ना। अब वो ये पूछ रहा है कि 3480 रुपए कितने % की वैल्यू है या कितने रेशियो की वैल्यू है। इससे क्या फायदा होगा समझना, ये वैल्यू या तो 100 से कुछ ज्यादा आएगी या कम आएगी। सवाल तो कह रहा है प्रॉफिट ही होगा, तो ये वैल्यू 100 से कुछ ज्यादा आएगी, और 100 से जितनी ज्यादा आएगी उतने % का प्रॉफिट, 100 से जितनी ज्यादा। ऐसे ही सवाल देखो, मैं एक सवाल से आपके कई कंसेप्ट और कई टाइप के क्वेश्चंस क्लियर करना चाहता हूं कि बेसिक को पकड़ लो। ऐसे सवाल ऐसे आ जाएगा, इतने रुपए बेचने पर इतने % का प्रॉफिट, तो कितने रुपए में बेचे ताकि 20% का प्रॉफिट हो। तो वहां पर क्या, इसकी वैल्यू नहीं दी, 120 दे दिया है कि 120 पे बेचना है। बात समझ रहे हो। तो यहां पर सिर्फ यूनिटरी मेथड, आंसर इस फॉर्म में चाहिए। तो 115.5 3465 की वैल्यू है, और हमें वैल्यू बतानी है 3480 की। तो जीरो से सीधे डेसिमल, ये हमें एग्जाम में लिखना है। एग्जाम में हम सिर्फ इतना लिख रहे होंगे। तो देखो क्या इससे ये कुछ कट रहा है, 1 3 3 होता है, 155 का 3 गुना कुछ लग रहा है, 150 का 3 गुना। हाँ भाई, इससे पूरा ये प्रॉपर 3 टाइम जा रहा है प्रॉपर, और 3 से ये जाएगा क्या, बिल्कुल जाएगा। 8 और 4 12, 3 15, बिल्कुल। 3 1 3, 3 1 3, और 3 6 18, यानी ये 116 रेशियो है। 100 की चीज 116 में बेची तो 16% का प्रॉफिट खत्म। तुक्के वगैरह कोई नहीं।
फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, सॉल्व करना है। तो देखो हमने ये बात डिस्कस करी थी, पहले भी कर चुके कि सबसे पहले तो एग्जाम में आप इसे ज्यों का त्यों उतार लेंगे, ठीक है। फिर आप यहां पर प्लस माइनस से तोड़ लेंगे, तो ये तो ब्रैकेट है, यही एक माइनस है, ठीक है। तो इसको सबसे पहले सॉल्व करना है। यहाँ पे सबसे पहले डिवीजन सॉल्व होगा, 6 8 जा 48 और 18 माइनस 8 ये आ जाएगा आपका 10। तो 10 माइनस में 12 यहां पर बच रहा है। मल्टीप्लाई बाद में सॉल्व होगा, पहले 1012 डिवाइडेड बाई 44 हो जाएगा ना। तो 11 से गया ये आपका, 11 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। 11 से गया ये 4 बार, 11 से गया ये 9 बार और ये गया 92। 4 से फिर चला जाएगा ये कितनी बार, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। 23 इंटू में 10 हो जाएगा 230 और उसमें से आप 12 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 20 घटाए तो 210, 218, यानी ऑप्शन नंबर ए इज सही है। आगे बढ़िए। चोर पुलिस वाला सवाल कैसे करते हैं, शायद पिछले किसी मॉक में भी था। एक पुलिस ने देखा कि चोर 600 मीटर की दूरी पर है। पुलिस भागना शुरू कर रही है 17 की स्पीड से, चोर भाग रहा है 13 की स्पीड से। तो कितनी देर के बाद पुलिस चोर को पकड़ लेगी, है ना। इसमें एक और सवाल हम समझ लेंगे कि पकड़ने से पहले, दो सवाल आएंगे, पकड़ने से पहले पुलिस कितना भागी और पकड़ने से पहले, पकड़े जाने से पहले चोर कितना भागा, ये भी सवाल इसमें ऐड कर लेंगे। तो देखो चोर पुलिस के बीच में दूरी कितनी है, 600 मीटर, लेकिन किलोमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं 1000 से डिवाइड करके। क्यों, क्योंकि स्पीड हमें किलोमीटर पर आवर में दी है दोनों की। अब ये डिस्टेंस दोनों के बीच में है, अब ये किस स्पीड से कवर होगा, रिलेटिव स्पीड से। पुलिस चोर की तरफ किस स्पीड से आती हुई चोर को फील होगी, तो दोनों सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं, तो आपको पता है स्पीड माइनस हो जाती है। तो 13 और 17 का अंतर यानी कि 4, इतने घंटे के बाद हम पकड़ लेंगे। लेकिन उसने कहा आंसर किस में बताना है, मिनट्स में, तो इनटू कर देंगे 60। 0 से डेसिमल चला जाएगा, 2 3 जा 2 3 जा 3 3 जा 9, यानी ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट, इतने मिनट। अगर वो बोलता बताओ पुलिस उसे कितनी, पुलिस जो है पकड़ने से पहले कितने मीटर या किलोमीटर भागेगी, तो पुलिस भागी कितनी देर बताओ, पुलिस भागी इतने घंटे, इतने घंटे। चोर कितनी देर भागा, चोर भी इतने घंटे भागा। तो जब इसे मैं पुलिस की स्पीड से यानी कि 17 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आंसर आ जाएगा इतने किलोमीटर पुलिस भागी, और अगर मैं इसे मल्टीप्लाई कर दूंगा 13 से तो आंसर आ जाएगा इतने किलोमीटर चोर भाग लिया पकड़े जाने से पहले, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ चिंटू, पुलिस ने जो डिस्टेंस भागा और चोर ने जो डिस्टेंस भागा होगा पकड़े जाने से पहले, उसका डिफरेंस कितना होगा, तो उसका डिफरेंस होगा ये, ठीक है ना, बात समझ गए। चलिए, क्योंकि चोर तो उतना आगे ऑलरेडी था, ये सवाल देख चुके हैं। 9 ऑब्जेक्ट का सेलिंग प्राइस बराबर है 12 ऑब्जेक्ट के कॉस्ट प्राइस के। 3 से गया ये 3 बार, 3 से गया ये 4 बार, यानी कि कॉस्ट प्राइस 3 है। एग्जाम में गलती क्या हो जाएगी, एक बालक 1/4 करेगा, एक बालक 1/3 करेगा, 33 1/3 भी यानी 33.33% भी ऑप्शन में होगा, 1/4 यानी 25% भी ऑप्शन में होगा। तो आपको क्या करना है, कॉस्ट प्राइस कितना है 3, तो 3 पे गोला मार लो, हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाती है। गोला मारने का मतलब है कि डिनोमिनेटर में 3 रहेगा, क्योंकि प्रॉफिट या लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पर निकाला जाता है। पता सबको है कि 3 की चीज 4 की बेची, तो 1 का फायदा हड़बड़ी में 4 से डिवाइड कर देते हैं, वो गलती हो जाती है। तो उससे बचने के लिए छोटा सा तरीका है कि सीपी कितना, इतना, उसे गोला मार लो। तो 3 की चीज 4 की बेची, 1 का प्रॉफिट। अ पर्सन मार्ड एन आर्टिकल 44% अबव द कॉस्ट प्राइस एंड ऑफर्ड अ डिस्काउंट ऑफ 40% ऑन द मार्क प्राइस, तो उसका प्रॉफिट या लॉस बताइए। ऐसे सवाल अच्छे हो जाते हैं जहां पे कहता है प्रॉफिट या लॉस। मान लो मेरा आंसर आया 12.6, तो 12.6 लॉस हुआ था मान लो, तो मैंने गलती से 12 प्रॉफिट टिक कर दिया, तो उसका ध्यान देना है, ठीक है, कि लॉस है प्रॉफिट है। इसे कई बालक कैसे करते हैं कि मान लेते हैं कि सीपी 100 है, तो एमपी कितना हो जाएगा, अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, 44% अधिक यानी 144, और उसके बाद उसने 40% का डिस्काउंट दे दिया, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया, तो सेलिंग प्राइस हो गया आपका 144 पे 40% का डिस्काउंट यानी इंटू में 60%, 40 तो डिस्काउंट हो गया, तो इंटू में 6/10। तो अब इसकी वैल्यू अभी भी कैलकुलेट मत करो, जब भी परसेंटेज में चेंज बताना है तो सीपी कितना है 100, एसपी कितना है 144 इंटू में 6/10, तो आप रेशियो ले लो, तो ये वैल्यूज छोटी हो जाएंगी, इजीली सॉल्व हो जाएगा। लेकिन
क्योंकि ये सवाल बहुत बार आ चुका है तो हमें इसकी बेटर अप्रोच समझनी चाहिए। ये सवाल ऐसे ही तो हुआ, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया किससे, 144/100 से, इसको फिर मैंने मल्टीप्लाई किया किससे, 6/10 से। तो मेरे भाई इसी को तो हम सक्सेसिव इंक्रीज या डिक्रीज कहते हैं कि भाई जब हम यहां से यहां गए तो हमने 44% बढ़ाया, जब हम यहां से यहां गए तो हमने 40% कम किया, इसी वैल्यूज को तो हम लेके चले थे, फाइनली ये बन गई। तो एक तरीके से वही हो गया ना, सक्सेसिव इंक्रीज या डिक्रीज। तो यहां पर हम सीधे भी तो कर सकते हैं क्योंकि परसेंटेज चेंज बताना है। 44 - 40 क्योंकि ये डिक्रीज है, -44 × 40/100 हमने फॉर्मूला लगा दिया, कौन सा, x + y + xy/100। तो 0 से 0 काट दो, नीचे 0 बचा है तो काटा पीटी करने की आदत अब भूल रहे हो ना कि केवल डेसिमल आ जाएगा 0 से। तो 44 - 40 यानी कि 4 - 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 + 1 17, 17.6 इसमें से माइनस कर दोगे तो आ जाएगा माइनस का 13.6। ये माइनस डिनोट करता है लॉस, तो माइनस का 13.6% लॉस। ठीक है, गलती से ये टिक ना हो जाए। डन है, बढ़िया लगा है अप्रोच ये वाला। चलो, टू स्मॉलर साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल आर 16 और 30। एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, तो दो छोटी भुजाएं, ये सबसे बड़ी भुजा होती है, छोटी सी बात है, ये 16 और 30 है। तो हमने कहा कहीं ट्रिपलेट मिल जाए, तो 2 से कट रहा है, 2 से गया ये 8 बार और 2 से गया ये 15 बार, तो 8 15 17 हमने ट्रिपलेट याद कर रखा है। ट्रिपलेट क्या होता है, किसी ट्रिपलेट का मतलब जहां पे हम परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में साइड्स को लिख रहे हैं, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर किसी एक नंबर का परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है, तो उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म, मतलब उसके आगे नहीं काट सकते, तो उसको बट मल्टीप्लाई कर दोगे सेम नंबर से तो एक नई साइड मिल जाएगी। ठीक है, तो 8 का डबल 16, 5 का डबल 30, तो 17 का डबल 34, यानी ये साइड हमारी 34 है। आगे क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ सर्कम रेडियस ऑफ द ट्राइंगल। सर्कम रेडियस का मतलब परित्रिज्या की लंबाई पूछ रहा है। अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं बेसिकली परित्रिज्या होती क्या है। ठीक है, मतलब सर्कम रेडियस है, रेडियस है तो सर्कल भी होगा, तो सर्कम सर्कल यानी परिव्रत एक ऐसा व्रत होता है, एक ऐसा सर्कल होता है जो कि इन तीनों वर्टेक्स को छूते हुए जाता है। ठीक है, ऐसे ही आपने फिर इन सेंटर पढ़ा होगा। इन सेंटर क्या होता है, इन सेंटर जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है अंदर, अंतःव्रत, तो उसमें जो सेंटर होगा उसे कहेंगे अंतः केंद्र, इन सेंटर। तो अंतर समझ में आ रहा है कि भाई रटना नहीं है कुछ भी, सर्कम सेंटर और सर्कम रेडियस, तो ये वो रेडियस है जो वर्टेक्स को टच करता है। इन मतलब कि अंदर, तो ये भुजाओं को टच करता है, साइड्स को टच करता है। ठीक है, तो अगर राइट एंगल ट्राइंगल होगा तो आप बताओ रेडियस कौन सा दिख रहा है आपको, क्या लग रहा है, क्या हो सकता है रेडियस, तो ये होता है रेडियस, ये दूरी, ये दूरी और ये दूरी, तभी तो सर्कल बनेगा। ये तीनों दूरियां बराबर है, तो अगर ये इसके बराबर है यानी हाइपोटेनस का आधा, तो यहीं से ये बात आपको याद रखनी है कि जो भी राइट एंगल ट्राइंगल होता है उसका जो सर्कम रेडियस होता है वो क्या होता है, हाइपोटेनस का आधा h/2। इसे कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, कैपिटल आर इज इक्वल टू h/2। अब अपने आप समझ में आ रहा है। इसी तरीके से यहाँ पे इन रेडियस हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करेंगे, ये होगा p + b - h/2, परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस h/2, ये आप याद रख लेंगे। ठीक है, तो अभी ये वाली चीज पूछी है तो ये हो जाएगा आपका इसका आधा यानी 34 का हाफ यानी कि 17 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़े। क्या कह रहा है, इन ट्राइंगल ABC मीडियन AD BE एंड CF इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट G। चलो बना लें पहले इसी को, ये है हमारा ट्राइंगल ABC, मीडियन की नाम क्या है, AD BE और CF। ठीक है, CF, तो वो ये कह रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल BFGD। BFG सेंट्रॉइड होगा फिर हमारा इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट G। ठीक है, तो ये वाला जो हमारा एक क्वाड्रिलेटरल बना, इसका रेशियो किसके साथ बताना है, ट्राइंगल EBA।
मैं अलग कलर ले लेता हूं बस ऐसे ही। ये तो यहां पर एक छोटी सी बात आपको याद रखनी है, वो क्या है भाई? वो ये है कि जब एक ट्राइंगल, कैसा भी ट्राइंगल हो, इक्विलेटरल, राइट एंगल ट्राइंगल, आइसोसेलेस, कोई भी प्रकार का ट्राइंगल हो और उसमें हम मीडियंस को अगर ऐसे मिला रहे हैं तो ये 6 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। इन 6 के 6 पार्ट का जो एरिया होता है वो बराबर हो। ठीक है, इसके हम अभी उस पर नहीं जा रहे हैं कि कैसे, वो बहुत ईजी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला जो हमारा क्वाड्रिलेटरल था, इसमें ये 2 ट्राइंगल्स आ गए थे ना ये वाले, तो ये इसका एरिया 2 हो गया। और ये जो येलो वाला है इसमें 1 2 3, तो 2:3, राइट आंसर है, खत्म। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी पता होगी तो हो जाएगा। कह रहा रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ ए बी सी इज इतना और उन्होंने प्रॉफिट इस रेशियो में डिवाइड किया है, तो बताइए उनने कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया था। तो देखो प्रॉफिट जो डिवाइड होता है पार्टनरशिप वाले सवालों में, वो हमेशा किस रेशियो में डिवाइड होता है कि आपने कितना पैसा इन्वेस्ट किया था। अगर सबका टाइम सेम है तब की बात ही है, तब प्रॉफिट डिवाइड होता है किसके रेशियो में? मनी के रेशियो में। लेकिन जब हमारा टाइम बदलने लगता है तो वहां पर टाइम भी आ जाता है, यानी प्रॉफिट इज इक्वल टू मनी इनटू टाइम। ठीक है, इस रेशियो में मतलब प्रॉफिट इज इक्वल टू मनी इनटू टाइम। तो अब यहां पर आप देखो इन 3 में से आपको 2 चीज दी होंगी, तीसरी पूछी होगी, इसी फॉर्मूले से लगा देंगे। क्या पूछ रहा है वो? टाइम का रेशियो। तो टाइम क्या होगा? प्रॉफिट अपॉन मनी कर दो। ठीक है, तो प्रॉफिट कितना है? ये रहा। तो यानी 28 को डिवाइड कर दो 7 से, 27 40, इसे डिवाइड करो 16 से, इसे डिवाइड करो 9 से, 7 4 जा, 9 3 जा, 16 से कट नहीं रहा, 8 से गया 5 बार, 8 से गया 2 बार, तो 5/2 तो है नहीं, तो सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 2 जा 8, 3 2 जा 6, और यहाँ पर 5 2 से 2 कट गया, तो 8 6 5, यानी ऑप्शन नंबर 20। आगे बढ़ेंगे। 85% ऑफ P इज इक्वल टू 55% ऑफ Q। 85% ऑफ P परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, इज इक्वल टू 55% ऑफ Q। 5 से कट गए 11 बार और 5 से कट गई है आपका 17 बार। ठीक है, यानी कि Q की वैल्यू अगर 17 है तो P की वैल्यू 11 होगी। कह रहा है Q इज K% मोर देन P, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ K% ऑफ 187। ठीक है, तो अब ध्यान से छोटी छोटी बातों को समझना। P Q से कितना कम है? P Q से कितना कम है? 6। Q P से कितना अधिक है? 6। तो नंबर में तो दोनों सेम होते हैं, लेकिन परसेंटेज चेंज होते रहता है। जैसे मैं कहूं P Q से कितना परसेंट कम है, तो P Q से कम है 6। परसेंटेज में बात करें तो किस से कंपेयर, किससे कर रहे हो? Q से, तो Q नीचे जाएगा। नहीं, ये यहां क्या कह रहा है? Q इज K% मोर देन, मोर या लेस छोड़ो, वो तो डिफरेंस तो वही रहेगा। तो Q इज K% मोर देन P, तो P कितना है? 11, तो 6/11 इंटू में 100, ये आ गया K%। ये क्या है? K% की वैल्यू। कभी कभी ये पूछ लेता है, लेकिन ये कह रहा है K% ऑफ 187 कितना होगा। तो परसेंटेज जब आप निकालते हो तो फिर 100 कट जाता है। जैसे मैंने कहा 25% ऑफ कुछ भी, कभी भी डाउट आए ना तो आप उसे डिवाइड बाई, मतलब बेसिक कोई भी वैल्यू उठा लो। जैसे मैंने कहा 4%, तो 4% आपको 20 का निकालना है, तो 4/100 इंटू 20 करते हो, तो ये हमने K% तो निकाल लिया। तो इसे फिर से डिवाइड करना पड़ेगा आपको 100 से, और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 187 से। बाई चांस आप ये 100 नहीं लिखोगे तो ऑप्शंस देखो, अगर मैं ये 100 नहीं लिखूंगा, छोटी छोटी बातें समझना, मैंने 100 नहीं लिखा होता तो क्या होता? तो 11 से चले जाता है कितनी बार? 17 बार, और 17 6 क्या आ जाता? 102। तो 102 00। तो ये ऑप्शन तो है नहीं, तो मैं समझ जाऊंगा कि मैंने 0 की गलती करी है। क्या मैंने आपको नहीं बताया? शायद नहीं बताया होगा। जब इस तरीके के ऑप्शन हो, ऐसे सवाल भी आपको दिखने को मिलेंगे, तब आपको समझना है कि भाई ये यूनिट में मेरे को गलती कराने वाला है, क्योंकि 0 का डिफरेंस चल रहा है। ठीक है, तो यहां पर आप वो नहीं भी करते ना कि 5% है, यहाँ K% है, तो 100 से डिवाइड नहीं भी करते, तो आप ये 0 छोड़ सकते थे। नेक्स्ट क्या कह रहा है? सुमन ने इन्वेस्ट किए 80,000 रुपए की स्कीम में, जो कि उसे 12% का कंपाउंड इंटरेस्ट देती है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो कह रहा है उसे कितने परसेंट, हाउ मच मोर मनी शी वुड हैव अर्न्ड इन रुपीज इन अ ईयर इफ द रेट हैड कंपाउंडेड हाफ ईयरली।
तो सीधे सीधे ये क्या कह रहा है, कंपाउंडिंग ईयरली और कंपाउंडिंग हाफ ईयरली का डिफरेंस बता दो। तो आप क्या करो, अलग अलग से सीआई मत निकालो, सारा आप नेट रेट पे खेलो। किस पे खेलोगे आप, नेट रेट। अगर मैं 1 साल की कंपाउंडिंग करूं तो वो सिंपल इंटरेस्ट जैसी ही होती है। भाई कंपाउंडिंग को समझो थोड़ा सा, कंपाउंडिंग का मतलब जो इंटरेस्ट मिला वो हमारे प्रिंसिपल में जुड़ जाएगा। तो मैंने अगर 1 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट किया और कंपाउंडिंग हर साल हो रही है तो मुझे कोई फायदा नहीं मिला ना। 1 साल में जो इंटरेस्ट मिला वही मिल जाएगा। अब वो प्रिंसिपल में जुड़ेगा तो फायदा तो नेक्स्ट ईयर होता, तो हमने तो टाइम 1 ईयर रखा, तो 1 साल का रेट हमारा 12% ही रहेगा। अब अगर कंपाउंडिंग हाफ ईयरली हो जाए, यानी कि ये पूरा साल है, आधे साल के लिए तो मेरे को 6% मिले और नेक्स्ट हाफ ईयर के लिए 6% मिलेगा, क्योंकि पूरे साल में 12। तो अब जो आधे साल का ब्याज होगा वो हमारे प्रिंसिपल में ऐड हो जाएगा। फिर उस आधे साल में जो पैसा, जो हमें इंटरेस्ट मिलेगा, वो जो पहले प्रिंसिपल रहा था उस पर तो मिलेगा ही, जो इंटरेस्ट यहाँ जनरेट हुआ उस पर भी मिलेगा, इसलिए ये एक्स्ट्रा हो जाता है। तो नेट रेट का फॉर्मूला 2 साल के लिए होता है वही x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, क्योंकि यहाँ पे भी कंटिन्यूअस हम सक्सेसिव कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये 6 प्लस 6 तो 12 आएगा ही आएगा। तो आप ये सीआई अगर आपने पढ़ा होगा, मैं आपको ये मानते हुए भी बता रहा होता हूँ कि आपने ये टॉपिक नहीं पढ़ा है, तो एक्स वाई अपॉन 100। लेकिन आगे जब ये सवाल आएगा मॉक में तो मान लूंगा कि आपने ये मॉक देखा है। ठीक है, प्रीवियस मॉक्स नहीं देखें तो प्लीज उनको देख लेना, और उसका लिंक वगैरह आपको सब नीचे मिल जाएगा, थोड़ा सा ढूंढोगे, आप तो सब ढूंढ ही लेते हो। ठीक है, चलो, तो ये होता है हमारा सीआई का डिफरेंस 2 साल के लिए। तो 6 इंटू में 6 36 अपॉन 100, यानी 0.36% का अंतर रहेगा। तो 0.36%, तो 0.36 अपॉन 100, प्रिंसिपल कितना था, 80,000। 1 2 3 4, इन 2 जीरो से 2 जीरो चले गए, इससे ये 2 जीरो चले गए। 8 6 48, 8 24 और 4 28, तो 288 इज द राइट आंसर। ये देख रहे हो 28.8 गलती करवाना चाह रहा है, तो यहां पर अलर्ट हो जाना कि जीरो की गलती होगी, तो गलती हो सकती है। ठीक, अ टैंक इज फिल्ड इन 7 आवर्स बाई 3 पाइप्स। ठीक है, 3 पाइप ABC 7 घंटे में एक टैंक को भर सकते हैं। द पाइप सी इज थ्राइस एज फास्ट एज बी। तो ये एफिशिएंसी के बारे में बता रहा है कि जो सी की एफिशिएंसी है वो बी का 3 गुना है। एंड पाइप बी इज 5 टाइम्स एज फास्ट एज ए। तो पाइप बी जो है उसकी एफिशिएंसी इसका 5 गुना है। तो तीनों के बीच में रिलेशन कैसे, जब हम इसको सेम कर लेंगे तो ऊपर 5 से मल्टीप्लाई करो तो बस, तो ऊपर 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 15 हो जाएगा, ये दोनों जगह 5 हो गया, ये 1 हो गया। इनकी एफिशिएंसी पता चल गई हमें कि ये अगर 1 घंटे में 15 लीटर भरता होगा तो ये 5, ये 1, और तीनों मिलकर 7 घंटे में भर रहे हैं। तो टोटल कैपेसिटी कितनी हो जाएगी टैंक की, 15 और 5 20 और 1 21, 21 इंटू में 7। तो सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कितने समय में पाइप सी अकेला 5/7 हिस्से को भरेगा, किसके, टैंक के। तो इसका 5/7 तो ये हो गया, और ये भरवाना किससे है, सी से, तो डिवाइडेड बाई सी की एफिशिएंसी 15, खत्म। तो 7 से गया ये 3 बार, 3 से गया ये 5 बार, और 5 से ये 5 गया, तो फिर से आंसर 7 आवर ही आ गया भाई। 7 आवर इज द राइट आंसर। आगे बढ़िए, द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन 1/8 इंटू में दिस माइनस दिस इज। अब देखो, अब जब ये सवाल एग्जाम में आता है, ये सवाल x की फॉर्म में है, यहां पर x नहीं है बिल्कुल भी, यानी ये कह रहा है कि भाई आप x की वैल्यू कुछ भी मान लो जो आपका मन करे, वैल्यू पुट VP, लेकिन ध्यान से डालो, x की वैल्यू 0 मत डालने लग जाओ, क्योंकि ये तो फिर नॉट डिफाइंड हो गया। तो हमने सोचा चलो 0 तो नहीं, क्या वैल्यू 1 डाल सकते हैं, सब सही रहेगा। ठीक है, सब सही है, तो ये हो गया 1/8 इंटू में 1 प्लस 1/1, यानी 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर हो गया 4, -1 -1 0, तो ये तो 0 हो गया, 4/8 1/2 हो गया। ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो ये बेसिक सा फॉर्मूला, इसको आप ओपन भी कर सकते हो। ये क्या है, a + b का स्क्वायर, ये क्या है, a - b का स्क्वायर, a और b तो सेम है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, a² + b² + 2ab माइनस a² + b² -2ab, तो माइनस से a² b² कट जाएंगे, तो ब्रैकेट में आ जाएगा 4ab, और a क्या है x, b क्या है 1/x, तो फिर वो x से x कट जाएगा, फिर से यहाँ 4 आएगा।
तो जैसे चाहे वैसे जा सकते हैं, ठीक है। वैल्यू पुट क्यों समझा दिया कि कुछ भी वैल्यू डाल सकते हो, क्योंकि आंसर हमारा x की फॉर्म में नहीं है। आगे आ जाइए। द एवरेज एज ऑफ ए बी सी 8 ईयर एगो वॉज 43। ए बी सी की जो एज है वो 8 साल पहले उसका औसत 43 था। तो आज पे बात करते हैं, हम हमेशा कैसे बात करते हैं, आज की स्थिति क्या है। तो आज होगा 43 प्लस 8, तो 43 प्लस 8 कितना हो गया आपका 51। इन तीनों का एवरेज है 51, सम नहीं है, इन तीनों का एवरेज 51 है। आगे कह रहा है बी और सी का जो एवरेज है वो 6 साल बाद 53 होगा। तो 6 साल बाद दोनों का एवरेज 53 होगा, यानी दोनों की एज में से 6 साल माइनस करोगे तो एवरेज भी 6 कम हो जाएगी, यानी बी और सी का जो एवरेज है वो 53 माइनस 6 यानी कि 47 है। अब छोटी सी बात डिस्कस करते हैं, इसे 3 तरीके से आप कर सकते हो आगे। एक तो सीधे ये है कि बेसिक से कर जाओ, क्योंकि छोटी कैलकुलेशन है तो बेसिक बेस्ट है कि भाई 51 इंटू में 3, ये a प्लस बी प्लस सी आ गया। इसमें से अगर मैं माइनस कर दूं b प्लस सी, कैसे 47 इंटू में 2, तो ये आ जाएगा आपका a की एज। वही उसने a की प्रेजेंट एज पूछी है। कभी कभी वो क्या कर जाएगा, a की एज 3 साल बाद बताओ, हमें आदत ये है कि यार प्रेजेंट एज निकाल के टिक कर देंगे, लेकिन +3 करना था। तो ये छोटी छोटी गलती करा सकता है। फिर नेक्स्ट होता है इमेजिनेशन, इसे हम ट्रिक कह देते हैं, लेकिन इस इमेजिनेशन में कई बार गलती हो जाती है, क्योंकि जब प्लस करना है माइनस करना है यहाँ कंफ्यूजन होता है। मैं इसको कहता हूँ अवॉइड करो, वैसे वो है क्या देख लो। कम बच्चे अप्लाई कर पाते हैं एग्जाम प्रेशर में कि बी और सी के पास तो 47 है, एवरेज का मतलब हर एक के पास उतना, तो यहाँ 51 कैसे हो गया दोनों के पास, यानी दोनों को कितना एक्स्ट्रा मिल रखा है, 4 इसको एक्स्ट्रा मिल रखा है, 4 इसको, यानी कि 8 ये इनका है नहीं, ये ए का होगा। ए के पास 8 एक्स्ट्रा होगा तो उसने दे दिया, यानी ए के पास एवरेज का 51 मतलब इसके पास भी 51, इसके पास भी, इसके पास भी, तो इसके पास 51 तो अपना था, लेकिन इनके पास जो 4 एक्स्ट्रा था जो हमें यहां से पता चला, यानी वो भी इसी का था, तो यानी ए के पास 59 होगा। लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूं एग्जाम प्रेशर में अप्लाई नहीं होता है। तीसरा रहता है फिर सेफेस्ट एलिगेशन। एलिगेशन मतलब 2 ग्रुप्स होंगे, एक है आपका ए और एक है आपका बी सी। कंसेप्ट की क्लैरिटी के लिए मैं ये आपको सब एक साथ समझा रहा हूं, किसी ने ये बेस्ट है जब यहाँ पे 10 लोग हो जाएं, ये 9 हो जाए, तब आप वो अप्लाई कर सकते हो, जहां ये नंबर्स बड़े बड़े हो तब वो अप्लाई कर सकते हो कि यार 2 ग्रुप्स हैं ए और एक बी सी, इन दोनों को मिलाने से क्या बनेगा ए बी सी, यानी एलिगेशन लग जाएगा। एलिगेशन कब लगता है, जब आपको एक पार्ट का एवरेज दिया और दूसरे पार्ट का एवरेज दिया और दोनों को मिला के जो बन रहा है उसका एवरेज दिया हो, तो अकेले ए का एवरेज नहीं दिया है, बीसी का एवरेज 47 है और एबीसी का एवरेज कितना है, एबीसी का एवरेज कितना 51 है, ठीक है। तो दिस माइनस दिस, ये कितना आ गया आपका, ये माइनस से आ गया 4। इसका मतलब ये है यहां पर लोगों का रेशियो कितना है 1:2, ये 1 है ये 2 है इनका रेशियो। तो अगर एक रेशियो की वैल्यू 4 है तो 2 की वैल्यू कितनी 8, इससे ये बड़ा है तो इससे ये बड़ा होगा कितना 8, तो ये हो गया आपका 51 + 8 59। हर तरीके से समझ लिया, तो आगे जब भी आएगा बड़ी वैल्यूज आएंगी तो मैं आपको ऐसे समझाऊंगा, छोटी आ जाएंगी ऐसे। इमेजिनेशन टफ है रिलेटिवली, ठीक। आगे आ जाइए। द सिंपल इंटरेस्ट एक्रूड ऑन अ सर्टेन सम इन 2 years एट अ रेट ऑफ 25% पर एनम इज इतना। तो बताइए कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा उसी प्रिंसिपल पर अगर रेट 20% हो जाए 2 साल के लिए। अब मैं एक बार फटाक से आपको बताऊं, आप में से कई सोच रहे होंगे सबसे पहले हम निकाल लेते हैं प्रिंसिपल, है ना, क्योंकि इंटरेस्ट दिया हुआ है, फिर उस प्रिंसिपल पर हम 20% क्या निकाल लेंगे, 20% के हिसाब से 2 साल का सीआई निकाल लेंगे, ठीक है। लेकिन इस सवाल को भी अगर आप नेट रेट से करोगे तो काफी शॉर्ट पड़ जाएगा। कैसे, 2 साल के लिए अगर मैं पैसे को इन्वेस्ट कर रहा हूं तो मुझे नेट कितना ब्याज मिलेगा, पहले साल 25, दूसरे साल 25, यानी 50% ब्याज मिलेगा। 50% किसका है, ये प्रिंसिपल का है, तो 50% प्रिंसिपल का कितना है 1000, यानी वही बात है आपका जो प्रिंसिपल आपने निकाला होगा वो 2000 निकाला होगा। अब लेकिन अगर 2 साल में मैं अगर कंपाउंड इंटरेस्ट पे कैलकुलेट करूं तो 20% के हिसाब से जो मेरे को नेट इंटरेस्ट मिलेगा वो कितना होगा 20 + 20 40 + 20 × 20/100, यानी कि 44 हो जाएगा ना नेट, 40 + 4 44, तो 44% ऑफ प्रिंसिपल। क्या, तो क्या आप इसे यूनिटरी मेथड से नहीं कर सकते कि 50 की वैल्यू इतनी है तो 44 की कितनी, खत्म, क्योंकि भाई जिसका ये परसेंटेज है वो सेम है ना। तो यानी 1000 जो है
ये कितने की वैल्यू है? 50 की। तो 44 की वैल्यू कितनी? खत्म। तो 50 से गया ये आपका 20 बार, 44 इंटू में 2 इज 88, 880 खत्म। देखो अभी आपको थोड़ा सा तो कम डेफिनेटली समझ में आ रहा होगा, बट जब हम पूरा टाइप बाय टाइप पढ़ रहे होते हैं तो ये बहुत इजी लगता है। अभी भी समझ रहे आ रहे हैं तो ठीक है, कोई ट्रिक वगैरह ये नहीं है। ट्रिक पे मैं वैसे ही कम फोकस करता हूँ क्योंकि ट्रिक समय के साथ साथ उड़ जाती है। आपने फील किया होगा। एक 9 डिजिट का नंबर है, लिख लो भाई फटाक से, क्या है? 995x3678y। ये 45 से डिविजिबल है। जब भी ऐसा सवाल आता है, इस संख्या को दो ऐसी संख्याओं में तोड़ने की कोशिश करो जो आपस में कोप्राइम हो, यानी उनका जो HCF है वो 1 हो। तो हमने कहा 9 5 45, तुरंत क्लिक करा, यानी ये संख्या 9 से भी डिवाइड होगी और 5 से भी होगी। तो 5 का डिविजिबिलिटी रूल आसान है ना, यानी y की वैल्यू क्या हो सकती है? या तो 0 होगी या 5 होगी। आगे कह रहा है x की वैल्यू y से बड़ी रखनी है। इंपॉर्टेंट चीजें हो जाती हैं, इसको हम देखेंगे कि x की वैल्यू y से बड़ी रहे। ठीक है, तो बताइए 3x प्लस y की वैल्यू क्या होगी? ठीक, तो ये संख्या 9 से भी डिवाइड होगी ना। तो अब देखो इन सब का सम कितना है? 9 हटा दो। मैंने बताया कि जब भी आपको डिजिट सम देखना है तो 9 को आप इग्नोर कर सकते हो, 9 को हटाओ। 6 + 3 9 हटाओ, ये लेक्चर नंबर 1 यानी मॉक नंबर 1 में डिस्कस किया था। 8 और 7 15, 15 और 5 20, तो 20 तो हो गया। ये संख्या जो होगी, और इसमें x और y में और जोड़ूंगा, x प्लस वाई मान लो इसको, ये तो 20। अब 9 का मल्टीपल होना चाहिए, सभी डिजिट का सम 9 का मल्टीपल, तो यानी x प्लस वाई की वैल्यू क्या हो सकती है? तो 27 आएगा, तो ये 7 हो गई। फिर 36 होगा तो यानी 16 हो सकती है। तो आप सोचो क्या 16 वैल्यू हो सकती है x प्लस वाई? x की y की मैक्सिमम वैल्यू 5 है, तो फिर तो x को 11 होना पड़ेगा। नहीं, ये तो होगा नहीं, यानी कि तो 7 हो सकता है। 7 कैसे? ये 0 है तो x 7 हो जाए, ये 5 है तो x 2 हो सकता है। लेकिन ये वाली चीज अब आ गई यार, x को बड़ा रखना है y से, यानी ये वाली वैल्यूज नहीं यूज करनी है, 7 0 यूज करनी है। y की वैल्यू होगी 0, x की 7, 7 3 है 21, 21 इज द राइट आंसर। बिल्कुल बेसिक से। चलो, आप ये बात फील कर चुके होंगे कि एग्जाम में बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगेगा, बहुत ज्यादा ट्रिक्स नहीं लगेंगी। जो आपने प्रैक्टिस किया हुआ है वही होगा। बहुत ज्यादा हम खतरनाक चीजें नहीं कर पाएंगे। देखो ऐसे भी सोच सकते थे, नहीं, बिल्कुल बेसिक्स क्लिक करेंगे आपको। इस इक्वेशन को सॉल्व कर दो, थीटा की वैल्यू 60 डाल दो, डाल देंगे भाई। साइन 60 कितना होता है? √3/2 प्लस 1 माइनस कॉस 60 हाफ, सेम नीचे कर देंगे, √3/2, आगे है -1 और है यहाँ पे प्लस का हाफ। अगर हम एलसीएम ले लें 2, तो ऊपर क्या हो जाएगा? ऊपर हो जाएगा आपका √3 प्लस 2 -1 प्लस 2 -1, तो ये हो गया आपका प्लस का 1। और इस 2 से ये 2 कट ही जाएगा, यहां क्या हो जाएगा आपका √3 -2 प्लस 1, तो हो गया -1। क्या ये ऑप्शन में है? नहीं है। तो क्या करेंगे? रैशनलाइज, यानी कि नीचे वाले के कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, यानी √3 प्लस 1 से ऊपर नीचे क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। तो ये नीचे क्या बन जाएगा? a प्लस बी, a माइनस बी, तो a स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 माइनस बी स्क्वायर यानी कि 1, 3 - 1 हो गया 2, तो नीचे तो आ गया 2। a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ये तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab कितना होगा? 2√3, तो 4 प्लस 2√3, 4 प्लस 2√3 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा √3 प्लस 2, √3 प्लस 2 या 2 प्लस √3, ये रहा। ठीक है, डन है। नेक्स्ट, द फॉलोइंग पाई चार्ट शोज द स्पेंडिंग ऑफ कंट्री ऑन टूरिज्म इन वेरियस डिस्ट्रिक्ट ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर। टोटल खर्चा हुआ इतना, तो चार्ट को स्टडी करें, आंसर करें। करेंगे भाई। कह रहा बताइए डिस्ट्रिक्ट बी ने कितना खर्च किया टूरिज्म में। तो डिस्ट्रिक्ट बी हमारी रेड कलर से दिखा रखी है, यानी 15%, यानी सिर्फ 15% निकाल दो इसका, तो 15% इंटू में 3150 और 1 2 3। अब मैं यहाँ पे एक छोटी बात आपके साथ डिस्कस करता हूँ। जैसे यार कई बार लोग कहते हैं कि सर परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते तभी फास्ट होता है, तो यानी कि आप इसे काटते 3/20 लिखते, तो 3/20 लिखते तो 0 से 0 काटते, फिर 2 से काटते 0 को या तो 5 बार। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा। यहाँ देखो, उसको 3/20 लिखना कोई बड़ी चीज नहीं है, उस पर ज्यादा फोकस मत करो। यहाँ तो और आसान है, देखो 0 से 0 कटने के लिए बैठे थे,
ठीक है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना बड़ी चीज नहीं है, सवाल को समझना इज मोर इंपॉर्टेंट। ठीक है, फ्रैक्शन तो हो जाएगी अपने आप चेंज, 15 से मल्टीप्लाई करना है, 15 पंजे 75, 15 एकम 15 और 7 22, 15 तिया 45 और 2 47, 472500, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, अब ये दे दिया हमें बार ग्राफ, ये क्या शो कर रहा है, स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन डिफरेंट ईयर्स इन इंस्टीट्यूट ए एंड इंस्टीट्यूट बी। ढंग से पढ़ो, ठीक है, ढंग से पढ़ेंगे। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु एनरोल्ड इन द इंस्टीट्यूट ए इन ईयर 2014 एंड 16, है ना। अब यहां पर भी हमने देखा था लास्ट शायद किसी मॉक में था फ्रॉम इतने टू इतने, तो 14 15 16, और यहां पर कह रहा है ईयर्स इतना एंड इतना टुगेदर, यानी केवल 2 ईयर है किसका, ए का। तो पहले इसको जोड़ लेते हैं, 14 16 ए, ऑरेंज वाला जोड़ना है, ठीक है। 0 7 और 5 12, कैरी गया एक 1020, इज इन परसेंटेज इज हाउ मच मोर और लेस देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन द इंस्टीट्यूट बी इन ईयर 15 एंड 18। बी का 15 18 देखेंगे, फिर आगे पढ़ेंगे 15 और 18, ठीक है। तो ये हो गया आपका 1, 5 और 5 0, 6 4 10 11। अब देखो हमें इंक्रीज ज्यादा हो चाहे कम हो, ऑप्शन में ये तो बताना नहीं है, लेकिन हमें डिफरेंस लेना है। इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा भाई, 80 और एक 81, 81। अब ये सोचना है कि नीचे ये रखूं या ये रखूं, दोनों के हिसाब से आपको हो सकता है आंसर दिया हो। तो ध्यान से देखेंगे, जिससे कंपैरिजन होता है वो नीचे, देन कौन इज हाउ मच मोर और लेस देन 15 16, यही बाद वाला 15 18, ये तो 1101। हिंदी में भी देखो, से की संख्या से, किससे, बी में इतने की संख्या से, कंपैरिजन किससे करने के लिए कह रहा है, बी से, तो बी का सम यही था। इनटू में केवल 100 कर देंगे। मॉक 1 2 में डिस्कस किया था ना कि नीचे की वैल्यू जब 100 से काफी बड़ी है तब आप +-1 बहुत इजीली कर सकते हो। मैं इस 81 को नहीं करूंगा 80, क्योंकि ये क्या 100 से छोटा, यानी 1% से अधिक चेंज हो रहा है, लेकिन ये तो 100 से बहुत बड़ा है। तो इस अगर 1101 को मैं 1100 मान लूंगा तो कोई दिक्कत ज्यादा नहीं है, तो 2 0 से 2 0 चले गए, 81/11 कर देना है, तो 11 7 जा 77 पॉइंट। अब मैंने देखा कहीं 7.5 7.1 सॉरी 7 पॉइंट समथिंग, कोई एक ही ऑप्शन है क्या, एक ही है। अब मैं आगे निकाल ही नहीं रहा, पक्की बात है 7 पॉइंट समथिंग होगा, 11 7 जा 77 पॉइंट समथिंग, 40 हो रहा है तो 3 जा रहा है, ठीक है। आ जाइए अब आगे बढ़िया क्वेश्चन, इसे 62% बच्चों ने किया था, लेकिन टाइम काफी ज्यादा है, 1 मिनट 50 सेकंड एवरेज टाइम। आ जाइए करें, देखो क्या कह रहा है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर जिसका हमें एरिया ऑफ बेस दिया हुआ है इतना। एरिया ऑफ बेस क्या होता है, πr², तो उसने हमें πr² की वैल्यू दे दी है कितना, 616, और वॉल्यूम दे दिया है 4928। वॉल्यूम क्या होता है, πr²h, यार ये तो सही है, πr²h इज इक्वल टू 4928, ठीक है। अब छोटी सी बात में फटाफट से आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। जब भी एक सिमेट्रिकल फिगर होता है, देखो 2 टाइप के फिगर होंगे, सिमेट्रिकल और नॉन सिमेट्रिकल, टीडी में। सिमेट्रिकल को हम ये कह रहे हैं जहां पर हाइट हर जगह से सेम होगी। ये बेस है, तो यहां पर आप हाइट देखो, ये इसकी हाइट जो है आप कहीं से भी देखोगे तो बराबर ही आ रही है ना, टॉप के पॉइंट से कहीं पर भी बेस पे देखोगे सेम हाइट है। लेकिन यहां से अगर मैं देखूं, ये है टॉप, एक ही टॉप है, ये सारी, और हाइट क्या है, ये है हाइट, ये हाइट, तो ये सारी हाइट्स क्या हो रही है, अलग अलग हो रही है। तो सिमेट्रिकल फिगर की एक परिभाषा तो आप ऐसे समझ लो कि जहां पर हाइट आपको हर जगह से सेम मिल जाए, या सिमेट्रिकल फिगर एक ही हो गया जहां पर आपको ऊपर नीचे उल्टा पुल्टा करके देखोगे तो आपको वो सेम दिखे बिल्कुल, ऊपर से भी नीचे से भी, 2 बेस होंगे उसके। फिर यहां पर देखो दोनों, मतलब सिमेट्रिकल फिगर की अगर आपको इजीएस्ट, ये तो मैंने आपको 2 प्रॉपर्टी बता दी, इजीएस्ट आप ये समझ लो जिसके दोनों बेस, 2 बेस हो और दोनों एक जैसे हो। जैसे एग्जांपल के लिए मैं और आपको ऑप्शन दूं, कौन हो गया, फ्रस्टम, क्या ये सिमेट्रिकल है, बिल्कुल नहीं है। और हमारे पास क्या है, कल को प्रिज्म आप देखोगे तो प्रिज्म क्या है हमारा, प्रिज्म कैसा होगा आपका, प्रिज्म जो है, प्रिज्म और पिरामिड कुछ कोन और आपका उसकी तरह, ये प्रिज्म है, ये बेस एकदम सेम होगा। पिरामिड क्या हो जाता है, पिरामिड आपका कोन की तरह हो जाता है,
और प्रिज्म जो है आपका सिलेंड्रिकल होता है, सिलेंडर की तरह हो जाता है। अब यहां से मैं आपको क्या समझाना चाह रहा था फटाक से, कि जब भी सिमेट्रिकल फिगर होगा, अच्छा ये बताना सर्कल का क्या करोगे या स्फीयर, स्फीयर जो है हमारा सिमेट्रिकल फिगर नहीं है, इसमें बेस कहाँ है, इसमें सब तरफ से एक ही, ये बहुत ही ज्यादा या तो ये कह लो सिमेट्रिकल हो गया, ठीक है। यहाँ पर हम हाइट कौन सी लें, ये हाइट लेंगे, बेस को क्या मानेंगे, बेस का एरिया क्या होगा, तो इसको आप एक्सेप्शन मान लो। ये याद करने के लिए मैं फॉर्मूला आपको बता रहा हूँ क्या, कि कभी आप भूल जाते हैं, ये सिमेट्रिकल फिगर नहीं, इसको भी मैं हटा देता हूँ। तो जो भी सिमेट्रिकल फिगर होंगे जैसे कि क्यूब, क्यूबॉइड, हमारा ये सिलेंडर, उसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है CSA, तो वो होता है पेरीमीटर ऑफ द बेस, नीचे वाले का पेरीमीटर इनटू में हाइट। इसका वॉल्यूम क्या होता है, एरिया ऑफ बेस इनटू में हाइट। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई बच्चे टोटल सरफेस एरिया में कंफ्यूज हो जाते हैं। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ एंड्स, एरिया ऑफ एंड्स, यानी टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा सिलेंडर का, तो 2 पाई RH जो कि हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, प्लस ट्वाइस ऑफ पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर ये, पाई आर स्क्वायर ये, ठीक है, ट्वाइस ऑफ पाई आर स्क्वायर। तो अगर मैं यहाँ पे 2 पाई आर कॉमन ले लूँ तो ब्रैकेट में आ जाएगा H प्लस R, ये आपका टोटल सरफेस एरिया हो गया। आप ये याद रखोगे, धीरे धीरे आपको ये भी याद हो जाएगा। अब सवाल पर आ जाओ, अगर आप इन दोनों को यहाँ पर डिवाइड कर जाओगे तो देखो पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कट गया, तो यानी कि इससे कट जाएगा। अब देखो आइडिया लगाओ, 6 और यहाँ ये 2 डिजिट हटाओ, इसके 2 इसके हटाओ, 6 8 जा 48, तो यानी कि 16 से 8 टाइम्स जो होगा वो 128 हो जाएगा, ठीक है। यानी इससे पूरा जा रहा है कितने टाइम्स, 8 टाइम्स, तो मुझे हाइट मिल गई 8, और मुझे यहाँ पर रेडियस भी चाहिए, रेडियस निकाल लो, आप यहाँ से निकाल लो, तो छोटी वाली वैल्यू से निकाल लेंगे, कैलकुलेशन कम हो जाएगी। पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 616, 11 से गया ये 2 बार, 11 से गया ये 56 बार, 2 से गया ये आपका 28 बार, तो 28 इंटू में 7 हो गया, ये क्या है आपका 7 इंटू में 4, तो 7 और 7 में से एक 7 बाहर, और 14 यानी 4 यानी कि एक 2 बाहर, यानी रेडियस आपको मिल गया 14। अब यहाँ पुट कर देते हैं, तो 2 इंटू में, अब क्या चीज नहीं करनी है, मैंने आपको 2 मॉक टेस्ट प्रीवियस में ही बताया कि ये मत करना कि आप यहाँ पे 11 का मल्टीपल सीधे देखने लग जाओ। वो लास्ट ऑप्शन है जब आपको कैलकुलेशन ज्यादा दिखेगी, क्योंकि वो आपको ऐसे ऑप्शंस देगा कि जो आपको मल्टीपल ऑप्शन 11 से कटते हुए दिख जाएंगे, ठीक है, क्योंकि उसे भी पता है कि आप सीधे वही ढूंढने वाले हो। तो यहाँ पर आ जाएगा 14, और यहाँ पर H प्लस R, H आया था हमारा 8, 8 प्लस 14 यानी कि 22, तो 7 से गया ये 2 टाइम्स, तो ये क्या हो गया 22 इंटू 22 यानी कि 484, और 2 इंटू में 2 4। अब मुझे इसे मल्टीप्लाई करना है, मैं ऑप्शन में क्यों दिमाग लगाऊं ज्यादा, छोटी कैलकुलेशन है, 4 4 जा 16, 8 4 जा 32 प्लस 1 33, 4 चौक 16 और 3 19, 1936 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आप चाहे तो देखना भी, 8 और 16, 16 में से 5 के देखो, ये भी 11 से कट रहा है, ये भी 11 से कट रहा है, 1386, 6 3 9, ये भी 11 से कट रहा है, ठीक है, ये भी 11 से कट रहा है, और यूनिट डिजिट भी नहीं लगा पाते, ठीक है। तो इतना छोटी दो ऑप्शन पे जाना लास्ट ऑप्शन होता है जब कैलकुलेशन आपको ज्यादा दिख रही है। आ जाओ, 28% ने करा, 1.5 मिनट का टाइम रहा, आ जाओ क्या कह रहा है, A student goes to school at a speed of 7 3/4 और रिटर्न करता है 60 स्पीड से। अगर उसे टोटल मिलाकर इतना टाइम लगता है टोटल जर्नी में, तो बताओ उसने कितना टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया। देखो ये दिक्कत होती है ट्रिक से, ट्रिक में क्या होता है, इसकी ट्रिक है XY अपॉन X प्लस वाई इंटू में टाइम इन आवर्स, टाइम इन आवर्स। लेकिन इसका आंसर कभी कभी ये भी हो जाता है। तो जब तक आप समझोगे नहीं कंसेप्ट को, तब तक फिर गलती होती रहेंगी। और आप यहाँ पर अगर ध्यान से देखें, इसका डबल ये रहा और शायद इसका डबल ये रहा, तो ये डबल होता कब है इसको समझते हैं। और ये ट्रिक हम रटेंगे नहीं, हम आएंगे एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड मैंने आपको पहले भी बताया है, एवरेज स्पीड एक वैसी स्पीड होती है जिससे आप मल्टीपल स्पीड को रिप्लेस कर देते हो, जिससे टाइम तो उतना ही लगता है लेकिन हमें एक सिंगल स्पीड पता चल जाती है। तो जब 2 बराबर डिस्टेंस होते हैं तो उसके लिए एवरेज स्पीड क्या होती है, 2xy अपॉन x प्लस वाई। यानी मैं ये कह सकता हूं कि वो इसी स्पीड से गया और इसी से वापस आ गया।
और हमें दे रखा है उसने जो टोटल टाइम लगाया है वो इतना है, तो अगर मैं इसे इनटू में टाइम कर दूंगा तो मेरे पास डिस्टेंस आ जाएगा। तो ये हो गया ना 2xy अपॉन x प्लस वाई इंटू में टाइम। ये ऐसे ज्यादा अच्छे से याद रहेगा कि यार एवरेज स्पीड इंटू में टाइम कर देंगे। अब तो ये 2 कब गायब हो जाता है, ये अभी उसने कहा टोटल डिस्टेंस कवर्ड, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड मतलब वो गया और आया, तो इनटू में हमने टोटल टाइम कर दिया। जाने आने का टाइम कितना है 7 आवर्स। जब वो वन वे का कहेगा तो मैं इसको आधा कर दूंगा और आधा कर दूंगा, तब ये 2 उड़ जाएगा। लेकिन हम उसी तरीके से करेंगे कि एवरेज स्पीड तो उसकी ये आ गई, टोटल टाइम वो इतना लेता है तो इनटू में टी कर दिया और डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, तो ये आधा डिस्टेंस हो गया। रटेंगे नहीं इसको, तो बस अब यहाँ वैल्यू पुट करनी है। ये थोड़ा आपको कैलकुलेशन भटकाने के लिए दे दिया, कुछ नहीं है। तो 2 इंटू में 7 चौक 28 और 3 31, 31/4 इंटू में 6 डिवाइडेड बाई दिस प्लस दिस, मतलब इन दोनों को जोड़ना है। जोड़ना है तो एलसीएम ले लेते हैं 4, ये हो गया आपका 31 और 6 चौक 24, तो 4 से हमारा 4 कट ही जाएगा दोनों जगह। इंटू में कर दो टाइम, यानी कि टाइम कितना है 7 थे 21 + 1 22/3। चलो भाई काटा पीटी कर जाए, तो ये कितना है भाई 55 है ना। तो 11 से जाएगा ये 2 बार और 11 से जाएगा ये 5 बार और 3 से चला जाएगा ये आपका 2 बार। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 1 जा 8 और 8 3 जा 24 डिवाइडेड बाई क्या है ये 5 है। तो 5 से डिवाइड कर दो, नहीं तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, बात एक ही है। तो ये कितना हो जाएगा 5 4 जा 25, ये हो गया 48, 5 9 जा 45.36। नहीं तो डबल कर दोगे तो भी आ जाएगा। देखो ये करेक्ट है, समझ में आ रही है बात। सवाल डुएबल है, 2xy अपॉन x प्लस वाई इंटू में टाइम खत्म। आगे बढ़िए। अब यहाँ पे 15% ने सही किया है, एवरेज टाइम बढ़ गया। नहीं ये सवाल थोड़ा टाइम टेकिंग होगा, 4 ही तो सवाल है, बाकियों में टाइम सेव करेंगे, यहाँ पे टाइम लग जाएगा थोड़ा, कोई बात नहीं। कह रहा है x की वैल्यू इतना है, इसकी वैल्यू बताइए कितना होगा। तो यहाँ पे थोड़ा वही है, वो बच्चा ज्यादा अच्छे समझ पाएगा जो अलजेब्रा पढ़ चुका होगा। x की वैल्यू डालनी है तो 80 और 8, 80 + 8 है ना, तो इसमें से मैं 4 कॉमन ले लूँ। 4 क्यों कॉमन ले रहा हूँ, ताकि 2 बाहर आ जाए, 4 का रूट 2। तो 4 से इसे डिवाइड करना कितना आ गया 20, और 4 से उसे डिवाइड करोगे 8x को, तो ये आ जाएगा 2। और x की वैल्यू कितनी है 7 + √33 + 4 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ, अब इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 6 जा 42 + 6 √33। सही है सब कुछ। अब कुछ छोटी मोटी स्टेप्स मैं आपको बता देता हूं, ताकि अगर आपने अलजेब्रा नहीं पढ़ा तो भी आप चीजों को समझ पाओ। फटाक से समझाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैंने कहा बताओ √3 + √2 का होल स्क्वायर क्या होता है, तो आपने कहा a² + b² यानी कि 5 हो जाएगा। तो 3 + 2 5 + 2ab यानी कि 2√3 2 जा 6। यानी आप ये समझोगे कि यार जब हम स्क्वायर करते हैं तो ये 2 आपका आएगा वो 2ab की वजह से। तो छोटी सी बात है कि यहाँ पर हमें केवल 2 को बाहर रखना है। अगर यहाँ पे कभी 4 आ जाए 6 आ जाए तो 2 को बाहर रखो, बाकी सबको अंदर ले जाओ, तो ये जो वैल्यू होगी ये a × b हो जाएगा, और ये इन दोनों को जोड़ने से बनेगा तो ये a + b हो जाएगा। आपको सोचना है, अगर मैं कह दूं इसका रूट लेना है तो ये आएगा। तो 2 ऐसी वैल्यू जिनको मल्टीप्लाई करने पे 6 आए प्लस करने पे 5 आए, तो 3 2 जा 6, तो √3 + √2 का होल स्क्वायर है ये। आ जाओ अब यहाँ पर, ऐसे यहाँ पर अगर आप देखो तो अब ये कितना हो गया 2 इंटू में 7 प्लस, ठीक है, तो 7 2 जा 14। अब इसे सॉल्व कर रहे हैं हम, चलो एक स्टेप बढ़ा ही देता हूं मैं। तो ये हो गया आपका 2 अंडर रूट में 20 + 14, तो ये हो गया आपका 34 प्लस 2√33 + 4। अब यहां पर ध्यान से देखो यार, दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पे तो ये आ जाए, जोड़ने पर कितना आ जाए 34, तो 33 और 1, तो यानी ये जो है ये अंदर वाला ये जो पार्ट है ये क्या है, तो ये √33 + 1 या √1 का स्क्वायर है, तो रूट हट जाएगा, ये स्क्वायर से रूट हट गया, यानी 2 इंटू में दिस + 4 डिवाइडेड बाई, नीचे अगर हम देखें तो मैंने आपको बताया था आप केवल 2 को बाहर रखो। तो अगर मैं इसे लिखूं तो ये क्या है, दिस इज 2 इंटू में 3,
तो 3 को अगर मैं अंदर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा 9, क्योंकि रूट है ना, 9 इंटू में 33। कई बार 90% टाइम्स ऐसा होगा जब आप कुछ अंदर लेके जाओगे तो दिस इंटू में दिस, यही वो दो नंबर होंगे जिनको जोड़ने से बनेगा 90% केसेस में। तो 9 प्लस 33 42 होता है, यानी कि ये जो अंदर लिखा हुआ है पूरा, ये अंडर रूट 33 प्लस अंडर रूट 9 यानी कि 3, इस पूरे का परफेक्ट स्क्वायर है, जिस स्क्वायर से रूट कट जाएगा। तो नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा आपका रूट 33 प्लस 3। तो जब आप अंदर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 रूट 33 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 2 प्लस 4 6, यानी ये ऊपर मिलेगा आपको 2 रूट 33 प्लस 6 डिवाइडेड बाई रूट 33 प्लस 3। अब आप समझ पा रहे हो क्या, ऐसा ऑप्शन तो कुछ है नहीं, तो यानी अब कुछ कॉमन लेना, ऊपर से 2 कॉमन लोगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा 3, इससे कट जाएगा तो आंसर आएगा 2। सवाल थोड़ा सा अच्छा था, कुछ कुछ चीजें इसमें ऐड हो रही थी, बट अगर आपने अलजेब्रा पढ़ा होगा तो ये उतना टिपिकल नहीं लगेगा। 15% का सही था ये। अब आ गया भाई एक और सवाल, इसे केवल 6% ने करेक्ट किया। देखें भाई क्या कह रहा है। मेरी एक बात याद रखना, जैसे गाना है ना, मेरा ये गीत याद रखना, वैसे यार एक बात याद रखना, जब भी आप पेपर देने जाओ अपने अंदर से वो भय निकालो। होता क्या है, हम कैसे, एक तो तैयारी बहुत मेहनत से करो और एक डर निकालो कि भाई मेरे से होगा नहीं सवाल, मेरी प्रैक्टिस अच्छी नहीं है, कुछ ऐसे सवाल मुश्किल आ जाएंगे। मुश्किल नहीं आते हैं। आप ये पेपर को ही देखा आपने, क्या सवाल उतने मुश्किल थे? ये मान के चलो जैसे हम मॉक टेस्ट लगा रहे हैं वैसे ही पेपर मिलेंगे, तो जो गलतियां यहाँ हो रही वही वहां होंगी। तो यहाँ पर भी एक गलती जो आप कर रहे हो वो ये है कि आप पेपर को एकदम सवाल को एकदम मान लेते हैं यार ये पता नहीं कैसे होगा, कुछ बहुत मुश्किल ऐसी प्रॉपर्टी यहां लगेगी जो मेरे को नहीं आती होगी। ऐसा होता है ना। लास्ट क्वेश्चन पे आके देखो इतनी अच्छी टिप मिल रही है, वो चीज दिमाग से निकाल दो। बेसिक ज्यादा अच्छे सवाल जो होगा ना उसमें 4-5 बेसिक चीजें ही अप्लाई हो जाएंगी, वो अच्छा हो जाता है। लेकिन हम सोचते हैं कुछ बहुत मुश्किल अप्लाई होगा, वो चीज दिमाग से निकालिए। आज जो देखते हैं, एक ट्राइंगल है, देखो 6% ने करेक्ट किया, 1.5 मिनट एवरेज टाइम है। देखो भाई कितना मुश्किल है। एक ट्राइंगल है ABC जो कि बी पे राइट एंगल है, ठीक है, ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया ABC, जहां मीडियन है BE, तो ये हो गया मीडियन BE, और CD, C से D, ये दोनों मीडियन है, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं ईच अदर एट 90 डिग्री। अब यहाँ लग नहीं रहा ना 90, लेकिन मान लो कि ये एंगल क्या है 90 डिग्री, ये सारे 90, एक 90 तो सारे 90। पॉइंट उसने बताया नहीं है और हाइपोटेनस की लंबाई 30 बता दी है, तो हम इस पॉइंट को ना G मान लेते हैं, क्योंकि जहां मीडियन इंटरसेक्ट करते हैं वो सेंट्रोइड होता है, G से रिप्रेजेंट करते हैं। उसने कहा बताओ AD की लंबाई कितनी होगी, तो हमें पता है। देखो भाई अब यहां पे वो प्रॉपर्टी आ गई जो हमने पीछे देखी थी, क्या कि जो मीडियन की लंबाई होती है, इस वाले मीडियन की लंबाई जो होती है, अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो ये हाइपोटेनस का हाफ है, नहीं ये बराबर है ना, बात सही है। तो यानी कि अगर ये पूरा 30 है तो ये 15 और ये वाली साइड 15, यहां तक आ गए, तो ये वाली पूरी साइड भी 15 हो जाएगी। ये तो हमारा किसका प्रॉपर्टी है, राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी हो गई कि भाई जो मीडियन की लंबाई है वो इसके बराबर हो जाती है, ठीक है। अब ये जो मीडियन होता है इसे सेंट्रोइड 2:1 के रेशियो में काटता है, क्योंकि ये 15 है तो 2 + 1 3, 3 रेशियो की वैल्यू 15, 1 की वैल्यू 5, तो ये 5 है और ये 10 है, ये भी पता चल गया। हमें निकालना है ये, देखो ये और ये बराबर होगा, या तो मुझे ये पूरी साइड पता चल जाए तो मैं उसका हाफ कर दूंगा, ये निकल जाएगा, या ये बता दो, ये बता देंगे तो ये पता है, ये पता चलना चाहिए, ये भी नहीं पता, लेकिन ये निकाल सकते ना। ये कितना होगा, देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, यानी ये हाइपोटेनस है, यहाँ 90 डिग्री है, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225, 5 का स्क्वायर 25, 225 में से 25 गए तो 200, ये √200 हो गया, √200। तो √200 मतलब कि 100 इंटू में 2 तो 10 बाहर आ जाएगा, तो ये हो गया आपका 10√2। तो ये 2 है तो ये 1 होता है, तो यानी ये हो जाएगा 5√2। अब तो हो जाएगा। फिर भाई इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर हो गया 100, इसका स्क्वायर हो गया 25 इंटू में 2 50, यानी √150, ये है वही, ये √150 नहीं दिख रहा है यानी कुछ बाहर आएगा।
25 इंटू में 6, 25 इंटू में 6 150 होता है, यानी 5 बाहर आ गया तो 5√6, 5√6 यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये मॉक टेस्ट होता है